अगर आप एक टॉपर हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स पढ़े और स्कोर करना चाहते हैं 90+, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा 90+ स्कोर करने में आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, आपके सब्जेक्ट्स जनरली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास होते हैं वो होते हैं, पहला होता है आपका अकाउंटेंसी, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास हमारा बीएसटी, तीसरा सब्जेक्ट आता है आपके पास इकोनॉमिक्स, और चौथा सब्जेक्ट होता है हमारा इंग्लिश, और लास्ट सब्जेक्ट जो होता है हमारे लिए हमारा ऑप्शनल। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, हर सब्जेक्ट को सिमिलर वे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, अलग है। अकाउंटेंसी की बात की जाए तो ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके। बात की जाए बीएसटी की, तो यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करोगे, तो आपको हमेशा ही क्या रहेंगे, इश्यूज रहेंगे, आपसे केस स्टडीज नहीं सॉल्व होंगी। और बीएसटी का पेपर मैक्सिमम केस स्टडीज से ही बनता है, इवन जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स आपके लिए थोड़ा मिक्स्ड हो जाता है। इकोनॉमिक्स में आपकी मैक्रो हो जाती है, और फिर आती है आपकी आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो आपके लिए न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों होता है, हालांकि न्यूमेरिकल पार्ट आपके इसके नंबर आपको देता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट उसे स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है क्या ही फायदा, 2 ही चैप्टर में तो न्यूमेरिकल्स है, इसकी वजह से आप अपने नंबर यहाँ पर गवा देते हो, क्योंकि जिनमें न्यूमेरिकल्स है जिन चैप्टर्स में, वो आपको अच्छे खासे मार्क्स देते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात की जाए आईईडी की, तो आईईडी आपके लिए कंप्लीटली थ्योरेटिकल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगता है ये तो बोरिंग है, इसे रहने देते हैं, सिर्फ मैक्रो पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर इसका पढ़ लेंगे हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको आईईडी में हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके इन डेप्थ जाके पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद बात की जाए इंग्लिश, तो ऑब्वियसली आपका पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट अगेन इसे तुम सोच लेते हो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने जाएंगे, तो एक चीज याद रखना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको नंबर दे सकता है ये, तो आपके ओवरऑल स्कोर को इंक्रीज करने में इंग्लिश बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो इसकी प्रिपरेशन मैं नहीं कहती डेली करना, संडे दे सकते हैं दिन के सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे इस सब्जेक्ट को। ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल में जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, ये सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं, बट प्रॉब्लम किनके साथ होती है, मैथ्स वालों के साथ, क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए, अगेन प्रैक्टिस चाहिए, और अच्छा खासा ये सब्जेक्ट टाइम डिमांड करता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि अकाउंटेंसी अगेन टाइम डिमांडिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल है, मैथ्स भी सेम हो जाता है, तो काफी ज्यादा इशू हो जाता है टाइम मैनेजमेंट में डेली बेसिस पे। उसके साथ साथ अगर आपने क्या लिया है, कंप्यूटर लिया है, तो अगर आपने कंप्यूटर लिया है ना, तो आप क्या करना, संडे थोड़ा टाइम देना, बाकी सब्जेक्ट्स होंगे तो एग्जाम से थोड़े दिन पहले भी आप मैनेज कर सकते हो, और अगर हिंदी भी है तो संडे इंग्लिश और हिंदी पे आप टाइम क्या कर सकते हो, डिवाइड करके 1-1 घंटे दे देना, ताकि ऑप्शनल और इससे क्या हो जाए, आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हो। अब अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में आप सबको पता होगा कि आपकी बुक्स क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो है आपकी पार्टनरशिप का, ये जो बुक है ये आपके अराउंड 36 मार्क्स की आती है। इसमें ये चैप्टर्स, मतलब कुछ चैप्टर्स हैं उनके क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। अब देखो यहाँ पर तुम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो ना, एक चैप्टर तुम फर्स्ट बुक का कर लेते हो यानी पार्ट ए का, एक चैप्टर तुम थर्ड बुक का कर लेते हो, या फिर तुम सेकंड बुक का कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है, हमेशा सीक्वेंस फॉलो करो, या तो सेकंड बुक पहले स्टार्ट करो, या तो क्या करो, अपनी फर्स्ट बुक पहले स्टार्ट करो। जो भी बुक स्टार्ट करो वो कंप्लीटली क्या करो, एंड करो। ये नहीं कि आधा इधर पढ़ रहे आधा उधर पढ़ रहे, फिर तीसरी बुक भी उसी में क्या कर दी, हमने स्टार्ट कर दी। फर्स्ट और सेकंड बुक तो सबकी सेम होती है, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थर्ड बुक में जनरली हम क्या यूज करते हैं, एनालिसिस वाली बुक यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बट बहुत सारे स्कूल्स में ऑप्शन होता है तो स्टूडेंट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो इट इज ऑप्शनल, या तो एनालिसिस लो या फिर क्या लो आप, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो अगर बात की जाए पार्ट ए की, तो पार्ट ए में आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट आपके
टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज याद रखना, पार्ट ए के जो टॉपिक्स है ना, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर सही से पढ़ा है, सेकंड चैप्टर सही से पढ़ा है, तभी मुझसे मेरा थर्ड चैप्टर भी क्या होगा, इजीली होगा, नहीं तो मेरे पास कमांड नहीं होगी। तो ये मत सोचना कि स्किप कर करके करेंगे तो काम हो जाएगा। स्किप करके अगर अकाउंटेंसी के पार्ट ए में स्पेशली करने जाओगे तो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ही स्किप हो जाएंगे आपके। तो ये सारे टॉपिक है आपके क्या इंपॉर्टेंट, आपके पार्ट ए के। पार्ट बी की अगर बात की जाए, जो आपकी होती है कंपनीज बुक, कंपनीज वाली बुक में आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको स्पेशल फोकस के साथ पढ़ना है। यानी इस पे आपकी अच्छी खासी डिमांड, मतलब लाइक कमांड होनी चाहिए। कमांड के साथ साथ आपके क्या होने चाहिए, इस पे आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। नहीं तो अकाउंटेंसी के पेपर में होता क्या है, क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स को बट टाइम नहीं होता, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पे जरूरत से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी के क्वेश्चन उनके अनटच्ड ही रह जाते हैं। एग्जाम में हमेशा एक चीज याद रखना, क्वेश्चन हर एक अटेम्प्ट करो। आपको नहीं पता कि एग्जामिनर शायद आपके, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो भी अटेम्प्ट करो। हो सकता है एग्जामिनर आपकी 2 लाइन देख के ही आपको 0.5 मार्क्स दे दे, और हर एग्जाम में ना 0.5 1 मार्क्स हम सोचते हैं अरे 1 नंबर का ही है, छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। पर ये 1 नंबर, ये 0.5 मार्क्स ना, आपको जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है उनसे कभी पूछना, उनके लिए 0.5 भी कितने मैटर करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की 99% या फिर लाइक एग्जाम में 90 प्लस आने से ना रुकते हैं, उनके लिए ये 0.5 कितने मैटर करते हैं। तो हर क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना है। जनरली हम क्या कहते हैं कि यार जो इंपॉर्टेंट होता है उसी पे फोकस करो। देखो, जो इंपॉर्टेंट होता है उस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, पर पढ़ना आपको क्या होता है, सब कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जो आपका क्या रह जाए, अनटच्ड रह जाए। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, बट ये जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उन पे थोड़ा ज्यादा आपको क्या करना होता है, फोकस करना पड़ता है। अब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता तो मैं कहती कि यही टॉपिक्स पढ़ लो, पर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, साथ ही साथ तुम अपना हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक कंप्लीट करो और प्रॉपर कमांड डेवलप कर सको। फिर आता है हमारा पार्ट सी, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पार्ट। ये क्या है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक चैप्टर के। तो इन पे क्या होना चाहिए, ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल टॉपिक्स। कंप्लीट क्या करोगे, हर एक टॉपिक का। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको एक रूल फॉलो करना है अकाउंटेंसी में, दैट इज 60 30 एंड 10 रूल। 60 क्या होगा, 60 होगी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, 60 हमारी हो गई क्या, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। 30 हमारा क्या होगा, 30 होगा हमारा सॉल्विंग, और 10% हमारी होगी थ्योरी। क्योंकि ये मत भूलो कि एमसीक्यूज भी आते हैं और एमसीक्यूज में क्या होता है, आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स ही पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जरूर कवर अप करनी है। अब देखो, पीएसटी होता, इकोनॉमिक्स होता, तो हम क्या कहते हैं कि भाई पूरी एनसीईआरटी आपको क्या होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, ठीक है। बट मैं ये अकाउंटेंसी में आपको नहीं कहूंगी। अकाउंटेंसी में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज देखनी है और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देखना है। क्वेश्चंस के लिए आप डीके गोयल और अदर बुक्स जो है आई गेस ग्रिवाल करके है, वो आप प्रेफर कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट यानी बीएसटी पे। बीएसटी की बात की जाए तो बीएसटी में क्या है, टोटल आपके पास 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स क्या है आपके, 2 बुक में दिए गए हैं। एक है पार्ट ए और दूसरी है आपकी क्या, पार्ट बी। अब ये अगर अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट होता तो इंपॉर्टेंट टॉपिक और इन चीजों की क्या होती है, रेलेवेंस बनती है। बट अगर बात की जाए बीएसटी की तो आपको हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगेन, कहां से क्वेश्चन पूछ दे, किस केस स्टडी में 2 कॉन्सेप्ट्स को पूछ ले, पता नहीं चलता आपको। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी जो आपका होता है, ये आपको कितने चैप्टर्स देता है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे आपके 4 है और मार्क्स 30 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से आपको। यहीं पे बात की जाए अगर पार्ट ए की, तो यहाँ पर आपके चैप्टर्स ना थोड़े से ज्यादा है। 5 तो आपको फंक्शंस ही पढ़ने पड़ते हैं चैप्टर्स में। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये कितने मार्क्स का होगा, ये होगा आपका मार्क्स 50। अब हमें क्या कैसे पढ़ना है, क्या हम पार्ट बी पहले पढ़ सकते हैं या पार्ट ए पहले पढ़ेंगे। देखो,
हमेशा इसमें पार्ट ए से स्टार्ट करना, क्योंकि जब आप पार्ट ए से स्टार्ट करोगे ना तो आपका मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, आपका पार्ट बी। जब भी आप क्या करोगे, बीएसटी पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बीएसटी में एनसीईआरटी को क्या बोला जाता है, बाइबल। अब जब बीएसटी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने आज कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी ली है तो मुझे उसी टाइम कोऑर्डिनेशन चैप्टर की एनसीईआरटी से रीडिंग भी करनी है। याद रखना, बीएसटी में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, उसी से कितनी बार सेम टू सेम केस स्टडी बनकर आती है, और जिसने एनसीईआरटी सही से पढ़ी होती है उसे क्विकली उसका आंसर्स मिल जाते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है आपको, और साथ ही साथ अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कीवर्ड्स पे फोकस इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको ना क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट, सारी लिमिटेशन, सबकी प्रोसेस एक टाइम के बाद फंक्शंस की सेम लगने लगती है, स्पेशली फंक्शंस वाले पार्ट में सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेम लगने लगते हैं। तो जब कीवर्ड्स मार्क्ड होंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई कर पाना केस स्टडी में। क्या यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। यानी कि आपको क्या करना है, बीएसटी में एटलीस्ट, एक सेकेंड, यहां पर आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 to 5 केस स्टडीज सॉल्व करनी है। इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आंसर्स रिप्रेजेंट करने भी आएंगे, प्लस आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी लास्ट में कि यार केस स्टडी सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आती है बीएसटी में या जिनके लो मार्क्स आते हैं बीएसटी में, उनका मेजर रीजन यही होता है कि हमसे तो केस स्टडी ही नहीं सॉल्व होती। तो अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट मोमेंट पे इन चीजों पे तुम्हें एफर्ट्स लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटर क्या है, अभी से केस स्टडीज पे प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ जब केस स्टडीज प्रैक्टिस करो तो एमसीक्यूज भी देखते रहो। एमसीक्यूज में क्या होता है, बीएसटी में काफी बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, तो अगर तुमने एमसीक्यू अच्छे से किया होगा और तुमने केस स्टडी 3 से 4 5 क्वेश्चन तुम अभी से ही करते रहोगे ना, तो लास्ट आते आते तुमने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। जब आप ये सारी चीजें करोगे तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी एरर नोटबुक मेंटेन करनी है। एरर नोटबुक क्या होती है, एरर नोटबुक आपको अपनी अकाउंटेंसी के लिए भी बनानी है। इस नोटबुक में आप अपनी सारी मिस्टेक्स नोट करोगे। मिस्टेक मतलब जो तुम लाइफ में कर रहे हो वो नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो करते हो। यानी कि मैंने कोऑर्डिनेशन का सपोज क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे नहीं आया, या फिर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और 10 में 3-4 क्वेश्चन मेरे क्या आते हैं, कोऑर्डिनेशन से आते हैं, हर बार मेरी उस पर मिस्टेक हो रही है, तो मैं क्या करूँ, इसमें नोट करूँ। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्या है, वीक है। सिमिलरली अकाउंटेंसी में मान लेते हैं गुडविल चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसके क्वेश्चन मुझसे नहीं डेली बेसिस पे सॉल्व हो रहे, तो मैं क्या करूँ, उसको भी मेरी मिस्टेक बुक में नोट करूँ, ताकि मेरे पास क्या हो, सारे मेरे वीक टॉपिक्स मुझे पता हो और मेरा कोई भी पार्ट अनटच ना रह जाए। और याद रखना, अकाउंटेंसी में जैसे यहाँ पे आपको क्या करने हैं, डेली बेसिस पे 3 से 5 केस स्टडी सॉल्व करनी है। मैं नहीं कह रही 6 मार्क्स वाली केस स्टडी सॉल्व करो, अरे 3 मार्क्स वाली कर लो, एमसीक्यू के फॉर्म में केस स्टडी करो, पर केस स्टडी डेली बेसिस पे सॉल्व करो, या ऑल्टरनेटिव डे अपना बना लो। इसके लिए आप जब अकाउंटेंसी का पढ़ोगे ना तो अकाउंट्स में एक रूल बना लेना, अकाउंटेंसी आपको क्या करनी है, डेली करनी है, ठीक है। जब आप इसे डेली करोगे ना तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। मैम 10 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, सबर। 10 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके सब्जेक्टिव, यानी जहाँ पे प्रॉपर सॉल्विंग रिक्वायर्ड होगी, और 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एमसीक्यूज जो आते हैं वहां पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलते हैं आपके। तो अभी से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे तभी तो एग्जाम में आप टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पाओगे और सही पेपर कर पाओगे। तो ये क्या आपके लिए मस्ट है। देखो अभी ना लास्ट में मैं आपको एक टाइम टेबल भी बता देती हूँ, जो आप फॉलो कर लेना, जिससे आपके ना ये जो आपके लिए प्रॉब्लम होती है स्कूल के साथ मैनेज करना नहीं समझ में आता, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो ये क्या था हमारा बेसिक सारा अकाउंटेंसी एंड बीएसटी का। बीएसटी में हमें अभी एक चीज और देखनी है कि हमें किन चैप्टर्स से क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें कुछ ऐसे चैप्टर्स की जो लेंदी तो बहुत है पर आपको मार्क्स बहुत ज्यादा देते हैं, तो वो कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद जो अगला चैप्टर हमें मिलता है ऐसा जो बहुत लेंदी है बट आपको मार्क्स देगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड फाइनेंशियल
मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे खासे मार्क्स खुद में प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इनका हर एक टॉपिक क्या होता है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब ये बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो इस चैप्टर में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हर एक डिसीजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि इससे ना गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। इससे असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आते हैं तो भी मिस्टेक हो जाती है, स्टेटमेंट वाइज आते हैं तो भी मिस्टेक हो जाती है। उसके अपार्ट अगर केस स्टडी आती है तो तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा कि फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है या फिर वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे बात हो रही है, और डिसीजंस वाला पार्ट तो आप छोड़ ही दो। तो अगर तुम्हें चाहिए ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुमसे मिस्टेक ना हो, तो तुम क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारा बीएसटी का पार्ट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो आपके लिए। ठीक है, तो इन चैप्टर्स पे क्या होना चाहिए आपका स्पेशल फोकस। पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि मार्क्स आपको हर चैप्टर देता है, पर कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं, ज्यादा मार्क्स देते हैं। तो ये वो हैं चैप्टर्स आपके। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो अगेन इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, 2 बुक्स में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक्स से कितने स्टूडेंट्स को डर लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इको की बात की जाए तो यहाँ पर क्या आती है हमारी, मैक्रो एंड आईईडी। मैक्रो में तुम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, दैट इज न्यूमेरिकल्स को स्किप करना, न्यूमेरिकल स्किप मत करना। मैक्रो में अगर हम बात करें तो ये जो पेपर होता है ना, ये क्या है आपका 75% थ्योरेटिकल है और 25% आपका न्यूमेरिकल, और आईईडी आपका कंप्लीट थ्योरी होता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि आईईडी कंप्लीट थ्योरी है, रट्टाफिकेशन कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आईईडी में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत मैटर करेगी। क्वेश्चन अगर थोड़ा भी ट्रिकी किया ना तो फिर आपको नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में 75% आपका क्या है, थ्योरी और 25% न्यूमेरिकल। जब भी आप मैक्रो पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, मैक्रो पढ़ते टाइम आपको स्पेशल फोकस करना है नेशनल इनकम पे। ये चैप्टर आज यानी कि क्लास 12th में ही सिर्फ आपके यूज नहीं आने वाला है, ये चैप्टर सीयूईटी में भी आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप बीकॉम करते हो, बीए इकोनॉमिक्स करने का प्लान करोगे, तो हर जगह इस चैप्टर का बहुत ज्यादा रेलेवेंस रहता है। इवन कभी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन भी करोगे तो वहां पर इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके लिए। नेशनल इनकम पे फोकस होना चाहिए। देखो, मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो मार्क्स तो कम देता है बट इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इस चैप्टर को भी कर लेना, इसे भी प्रायोरिटी बेसिस पे रखना। इसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर है आपका, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इससे आपके न्यूमेरिकल्स पूरे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा मार्क्स आपको प्रोवाइड करता है। आईडी में यार देखो, आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि हमारे बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, वो ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है मजे मजे में निकल जाते हैं, बट जब इनकी बात आती है तो ये चैप्टर्स आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब इंडियन इकोनॉमी में आपको थोड़ा सा वो वाला फील देते हैं, अरे यार ठीक है, बस पेज आप क्या करते हो, टर्न करते जाते हो। बट ऐसा नहीं करना, वहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके लिए बहुत मैटर करने वाली है। तो ये क्या है, मैक्रो के ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको स्पेशल फोकस करना है। हालांकि गवर्नमेंट बजट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये चैप्टर्स छोटे हैं, मार्क्स भी ठीक देते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है, तो फोकस उन पे भी अच्छा रखना है, बट इन पे आपको क्या करना है, मेजर फोकसेस रखने अपने। इसके अपार्ट जब आप मैक्रो पढ़ोगे तो यहां पर भी आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। और जनरली ना एनसीईआरटी के लिए अगर आप बुक रेफर करना चाहते हो, कोई साइड बुक या फिर जो अदर ऑथर्स की होती है, तो उसमें आप बेस्ट कंसिडर कर सकते हो संदीप गर्ग को। उसकी लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होती है और उसके क्वेश्चंस भी ठीक होते हैं। बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की यहाँ पे आपको फॉलो करना मस्ट है। और जब भी आप क्या करो, इकोनॉमिक्स पढ़ो और अकाउंटेंसी पढ़ो, तो आपको क्या बनानी है, अपनी एक फॉर्मूला शीट। ये जो फॉर्मूला शीट होगी ना, ये आप क्या कर सकते हो, अपने रूम में कहीं या जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे ऐसे पेस्ट कर देना, ताकि आप घूमते फिरते क्या कर सको, एक बार फॉर्मूलाज पे देख सको और आपको सारी चीजें इजीली रिकॉल हो सके। और याद रखना, यहाँ पे ग्राफ पे भी फोकस होना चाहिए तुम्हारा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना, वही नहीं तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी।
अब बात करते हैं एग्जाम्स की। तो तुम में से कितने लोग ये सोचते हो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में हम डायरेक्टली पढ़ के जाएंगे, हमारे मार्क्स आ जाएंगे? अगर तुम ये सोचते हो ना तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। कहते हैं ना कि अगर आपको छत पे जाना है तो आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड में क्या हो, 90 प्लस मार्क्स आए, तो आपको सबसे पहले अपने जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, पीरियोडिक टेस्ट भी कहते हो, उनमें अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको ये रियलाइज होगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद आप क्या आ जाएंगे, क्या हाफ ईयरली एग्जाम्स, इनमें भी आपको अगेन बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप हाफ ईयरली में बेटर परफॉर्म करते हो तो आपको ये तो पक्का पता चल जाएगा कि किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है या फिर कितने टॉपिक्स आपके सच में कंप्लीट है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम के जो एग्जामिनेशंस होती है ना, वो थोड़ी टफ लेवल की होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपके कितने पानी में हो आप, ये आपको रियलाइज करवाने में हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं आपके प्री बोर्ड्स। देखो प्री बोर्ड्स में क्या होता है, हम सब बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस में आना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार आराम से तो बोर्ड में हम अच्छा स्कोर करेंगे, अभी प्री बोर्ड वी बोर्ड तो हम ऐसे ही दे देते हैं। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे स्कूल्स में ये होता है कि जब तक आप क्या नहीं करते, 2 प्री बोर्ड्स ईजिली मतलब अच्छे मार्क्स से पास नहीं करते, आपको 3rd 4th 5th प्री बोर्ड्स वो क्या करवाते हैं, दिलवाते हैं। अब बार बार प्री बोर्ड देख के तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर 2 बार में ही अपने प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स पाके बाकी की प्रिपरेशन को अपनी फुल फ्लेश्ड करना चाहते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। तो आपको बेटर परफॉर्म कहाँ पे करना है, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, और फिर आपके क्या आते हैं बोर्ड्स, जहां पर आप क्या कर पाओगे इजीली। अगर यहाँ पर सही किया तो यहाँ पर 90 प्लस लाना ईजी हो जाएगा एज कंपेयर टू 2 स्टूडेंट जो ये सोचते हैं सीधे बोर्ड में ही 90 प्लस हम लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ अगर गिरे, यानी अगर हाफ ईयरली में कम आए, तो यहीं से डीमोटिवेशन स्टार्ट होगा और स्ट्रेस स्टार्ट होगा, जो आपके आगे के आने वाले एग्जाम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अब अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो देखो प्रिपरेशन के लिए तुम लोग सोचते होगे अरे स्कूल में तो मस्ती करने जाना चाहिए, वैसे भी हमारा लास्ट ईयर है, स्कूल में क्लासेस को सही से अटेंड करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी लो, मस्ती भी करो, ये मना नहीं किया जाता आपको, बट स्कूल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी लो। इसके पार्ट आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर के पास कोई भैया दीदी या फिर कहीं पे जाके आप एडमिशन्स ले सकते हो, जहां पर आपकी क्या हो सके, प्रिपरेशन हो सके। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट वे में हो, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जब भी बात आती है ना प्रिपरेशन की, तो कितने लोग आप में से पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज रखते हो, बताओ, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज किसके पास है? या फिर आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ये सोच रखा है कि पीवाईक्यूज तो लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम पे करेंगे? सोच रहे हो ना ऐसा? ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके ये जो पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स होते हैं, ये ना आपको हर एक चैप्टर के बाद स्टार्ट कर देने चाहिए। और सैम्पल पेपर आपको कब से लगाना है? सैम्पल पेपर आपको अक्टूबर से लगाना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपके उस टाइम पे प्री बोर्ड चलेंगे। तो प्री बोर्ड में भी आपको सैम्पल पेपर क्या करेंगे, स्कोर करने में अच्छे खासे हेल्प करने वाले। फिर बात आती है किसकी, पीवाईक्यूज की। तो पीवाईक्यूज में आपको एटलीस्ट 4 ईयर के पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज करना चाहिए। कब? जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, सपोज हमने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हमने तुरंत पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया, कौन सा, चैप्टर वाइज। तो ये हमें क्या हेल्प करेगा, ये बताएगा कि भाई ठीक है, मैंने मेरी प्रिपरेशन इतनी थी, मेरे अगर पीवाईक्यूज से इतने हो रहे हैं तो एग्जाम में भी मेरे इस चैप्टर में इतने अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो मुझे और कितने एफर्ट्स फर्स्ट चैप्टर पे डालने, ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो स्कूल में आपको क्या करना है, फोकस करना है। और आपको मैंने दूसरा ऑप्शन भी बताया प्रिपरेशन का। तीसरी चीज, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए, और साथ में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस पर भी आपको क्या करना है, फोकस अपना रखना होगा। यानी ये सारे क्वेश्चंस तो आपके एकदम अच्छे से सॉल्व होने चाहिए। एनसीईआरटी रीड करनी है, हाईलाइट करने हैं, और साथ में आप क्या करो, अपने माइंड मैप्स बनाते चलो हर एक चैप्टर के। अब ये माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं आपको रिवीजन में, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे होगे, सिर्फ और सिर्फ एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे, तो पीछे का पढ़ा ना चला जाता है। तो बेटर क्या होता है, सपोज संडे है,
संडे को सबके घूमने फिरने के प्लान होते हैं, बट 12th है तो थोड़ा सा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, यानी कि संडे को क्या बना लो आप अपना रिवीजन डे। यानी इस दिन पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रिवीजन करोगे जो आपने पूरे हफ्ते क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो क्या अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना। अब देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हो क्या कि आपकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से हो जाए। बट आपको पता होगा कि यूट्यूब लेक्चर्स ना अच्छे से हो नहीं पाते, मतलब उतना स्ट्रक्चर्ड वे में रहता नहीं है। रीजन, कभी हमें कोई इमरजेंसी आ जाती है। बट अगर आप चाहते हो कि प्रिपरेशन सही से हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे लाइव बैचेस में एनरोल कर सकते हो। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 पे फोकस कर रहे हो तो आधार बैच में एनरोल कर सकते हो, और अगर आप CUET के साथ साथ क्या करना चाहते हो, अपने मतलब बोर्ड के साथ अपने CUET एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कोड AD50 यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो आप कोड नहीं भी यूज करोगे तो वो आप पे। अब चलो बात करते हैं किसके, हमारे टाइम टेबल की। टाइम टेबल में सुबह का टाइम तो सबका स्कूल में जाता होगा, कुछ लोगों के स्कूल सेकंड शिफ्ट में होंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है टाइम टेबल में अकाउंटेंसी आपका डेली आपको पढ़ना है। डेली यानी 2 आवर्स तो आपको देने पड़ेंगे कैसे भी। ठीक है, जिसमें से मेजर टाइम क्या जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और उसके अपार्ट वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। संडे तो रिवीजन के लिए है ही हमारा। इको को क्या करो आप डेली 1.5 आवर्स दे दो, क्योंकि आपका यहाँ पर सिलेबस मैक्रो भी है, इंडियन भी है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद आती है बारी BST की। BST को क्या करना है, आपको 1.5 आवर्स तो देने हैं, बट कब, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड संडे। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है केस स्टडी की। इंग्लिश को कितना टाइम देना है आपको, इंग्लिश को आपको देना है 1 आवर, वो भी कब, सिर्फ और सिर्फ संडे को। जिससे क्या होगा, आपका इंग्लिश भी साथ में कंप्लीट होता रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के भी तो बोर्ड प्री बोर्ड होंगे, इंग्लिश का भी तो बोर्ड एग्जाम होगा, तो नंबर तो यहाँ पे भी हमें चाहिए। और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी अपने 90+ मार्क्स के लिए। कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा ईजी होता है जब भी तुम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हो।